हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो आपकी आने वाली परीक्षा एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट या ईएमआरएस के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी 3 प्रैक्टिस सेट चैनल पर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं और अपने मित्र दोस्तों तक भी भेज सकते हैं जो हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, बी कृष्ण शंकर शुक्ल, सी नीलाभ अश्क, डी सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखित है। इंद्रनाथ मदान जी, कृष्ण शंकर शुक्ल, नीलाभ अश्क या सुमन राजे। हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य के जो ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो ग्रंथ हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन साहित्यिक ग्रंथों से कोई ना कोई क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, तो इन सभी इतिहास ग्रंथों को आप कंठस्थ करके रखिएगा। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के लेखक हैं नीलाभ अश्क। नीलाभ अश्क जो कि उपेंद्रनाथ अश्क के पुत्र हैं, इन्हीं के द्वारा लिखित है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। सुमन राजे आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास उन्होंने लिखा है और कृष्ण शंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, उसमें गिनाए गए ग्रंथ कौन हैं। ए राम सतसई कड़खा रामायण, बी दोहावली कवित्त रामायण, सी झूलनावली राम रसायन, डी गीतावली कविता रामायण। कविता रामायण नहीं, यहाँ पर कवित्त रामायण होगा। तो आचार्य शुक्ल ने किस संदर्भ में ये ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं ये भी आपको बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जो ग्रंथ हैं वो आचार्य शुक्ल ने 12 ग्रंथ माने हैं। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने तुलसीदास जी के प्रामाणिक 12 ग्रंथों का ही उल्लेख किया है। तो वहीं पर उन्होंने कहा है कि शिव सिंह सरोज में हालांकि कुछ ग्रंथ और गिनाए गए हैं, उन्हीं में से यहाँ पर पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो शिव सिंह सरोज में गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ उल्लिखित हैं, उनमें से कौन कौन से ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से कौन से ग्रंथ हैं जो तुलसीदास जी के शिव सिंह सरोज में दिए गए हैं। यहाँ पर राम सतसई और कड़खा रामायण का उल्लेख शिव सिंह सरोज में तुलसीदास जी के ग्रंथों के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त कई और ग्रंथ हैं जो आचार्य शुक्ल ने दिए हैं कि ये शिव सिंह सरोज में तुलसीदास जी के माने गए हैं। उसमें से रोला रामायण, छप्पै रामायण, कुंडलिया रामायण, संकट मोचन, इस प्रकार के और भी ग्रंथ दिए गए हैं। उसी में से यहाँ पूछा गया है कि कौन से ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में संकलित हैं। तो वे हैं राम सतसई और कड़खा रामायण। इसके अतिरिक्त और भी ग्रंथ हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। ऑप्शन ए धनपाल, ऑप्शन बी राजशेखर, सी धर्मप्रभु सूरी, डी रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं कौन है। धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभु सूरी या रामचंद्र सूरी। इनमें से आपको बताना है। निर्भय भीम व्यायोग नामक जो कृति है, इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वे हैं रामचंद्र सूरी। रामचंद्र सूरी 12वीं-13वीं शताब्दी के माने जाते हैं और ये हेमचंद जी के शिष्य हैं, जैन आचार्य माने जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी।
किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? ऑप्शन ए कबीर, बी गुरु नानक देव, सी सुंदरदास, डी मलूकदास। इन चारों संत कवियों में से विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कवि कौन था, ये आपको बताना है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों में गुरु नानक देव जी का नाम आता है। यहीं पर आप ये भी रिवाइज कर लीजिए, गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता था, इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था, और रहीरास, सोहिला, सादीबार, ये सब इनकी रचनाएं रही हैं। अगला प्रश्न है, किसे हिंदी की शैली नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए मसनवी, ऑप्शन बी संस्कृतनिष्ठ हिंदी, सी दक्षिणी, डी हिंदुस्तानी। नीचे दी हुई शैलियों में किसे हिंदी भाषा की शैली नहीं माना जाता है? हिंदी भाषा की शैली में मसनवी शैली को नहीं गिना जाता है। मसनवी फारसी भाषा की शैली है जिसमें सूफी कवियों ने अपनी रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है, मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है? ए रामायण प्रदीपम, बी गंगा शतकम, सी अजेय भारतम, डी महावीर चरितम। निम्न कृतियों में से मेधाकर बहुगुणा की कृति आपको बतानी है कि मेधाकर बहुगुणा की कृति कौन सी है। मेधाकर बहुगुणा जी एक गढ़वाली विद्वान, गढ़वाली साहित्यकार, इनको आप कह सकते हैं थे। तो इनकी कृति आपको बतानी है। रामायण प्रदीपम नाम की जो कृति है, ये मेधाकर बहुगुणा जी की बहुचर्चित कृति है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। नंददास की रसमंजरी में कितने पद हैं? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 211, सी 270, डी 207। नंददास की जो रसमंजरी रचना है उसमें कितने पद हैं? नंददास की रसमंजरी आप जानते हैं नायक नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है, परंतु इसमें कितने पद हैं ये आपको बताना है। और नंददास एक अष्टछापी कवि थे, ये भी आपको ज्ञात होगा। नंददास अष्टछाप के जो 8 कवि थे उनमें सबसे छोटे कवि नंददास थे, और सबसे बड़े कवि कौन थे ये आप जानते होंगे। अष्टछाप में सबसे बड़े कवि कुंभनदास जी थे। नंददास की रसमंजरी में 270 पद हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। लक्षण ग्रंथों या रीति ग्रंथों की ये परिभाषा किसकी है कि हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन दिया होता है उन्हें ही रीति ग्रंथ कहते हैं। ये किसने कहा है? ये कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथों की यह परिभाषा दी है। और रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, आपके एक क्वेश्चन में आप सोचिए एक से अधिक क्वेश्चन रिवाइज हो जाएं, एक से अधिक आपको जो फैक्ट्स हैं वो याद आ जाएं, तभी आपकी रिवीजन की सार्थकता है। छंदमाला किसकी कृति है? ऑप्शन ए भिखारीदास, बी देव, सी नंददास, डी केशव। छंदमाला नामक जो कृति है, जो रचना है, वो किसकी है? भिखारीदास जी की, देव की, नंददास की या केशव की? तो छंदमाला नामक कृति केशवदास जी की है। इनकी अन्य कृतियां हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया आदि।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु की जो रचनाएं हैं उनका संग्रह किस नाम से किया गया है? ऑप्शन ए भारतेंदु दर्पण, बी भारतेंदु ग्रंथावली, सी भारतेंदु प्रसून, डी भारतेंदु वाणी। भारतेंदु जी की रचनाओं का जो संग्रह है किस नाम से किया गया है, ये आपको बताना है। भारतेंदु की लगभग 175 रचनाएं जो हैं वो मानी जाती हैं, जिनमें से 70 काव्य कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त नाटक हैं, निबंध संग्रह है और एक दो उपन्यासों का उन्होंने अनुवाद भी किया है। भारतेंदु का जो रचनाओं का संग्रह है वो भारतेंदु ग्रंथावली नाम से किया गया है और इसके संपादक हैं बृजरत्न दास। बृजरत्न दास ने भारतेंदु ग्रंथावली का संपादन किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जितने श्रम और जितनी साधना से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ। ये कथन किस संपादित रचना के विषय में है? क्या कथन है? जितने श्रम और जितनी साधना से ये संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ। ये कथन किस संपादित रचना के विषय में है? आइए रचनाएं देखते हैं। ऑप्शन ए विनय पत्रिका, बी लाल चंद्रिका, सी बिहारी रत्नाकर, डी कबीर ग्रंथावली। इनमें से वह रचना कौन सी है जिसके विषय में ये कथन कहा गया है? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये कथन किसका है, किस रचना के विषय में कहा गया है और कथन किसका है, ये भी आपको बताना है। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है और किसके विषय में है? बिहारी रत्नाकर के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आंसू, बी कामायनी, सी सरोज स्मृति, डी परिवर्तन। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। ये जो पंक्तियां हैं ये किस रचना से ली गई हैं, ये आपको बताना है। ये सभी रचनाएं छायावादी रचनाएं हैं, तो उन रचनाओं में से किस रचना से ये पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं? तो ये पंक्तियां कामायनी की पंक्तियां हैं और कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ये ली गई हैं। निर्मोक का यहाँ अर्थ है केचली। जो केचुली होती है सांप की, वही यहाँ पर निर्मोक उसी को ही कहा गया है कि पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। पुराना निर्मोक प्रकृति सहन नहीं करती है, वो नित नई आगे बढ़ती जाती है और पुरातनता को पीछे छोड़ती जाती है। कामायनी की जब बात आती है तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। ये याद रखिएगा, उन सर्गों के नाम, हो सके तो उनकी पंक्तियां भी ध्यान रखिएगा। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 सर्ग कामायनी में हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन धारा के पक्ष में नहीं है? ऑप्शन ए आधार और अधिरचना, बी वर्ग संघर्ष, सी यांत्रिक भौतिकवाद, डी प्रतिनिधि पात्र। इन चारों में से मार्क्सवादी चिंतन धारा के पक्ष में जो नहीं है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। मार्क्सवादी चिंतन धारा कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा का ही एक रूप है और इसमें ये चारों में आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, ये सभी इस चिंतन धारा के पक्ष में हैं, यांत्रिक भौतिकवाद को छोड़ के। आप जानते हैं मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है, ना कि यांत्रिक भौतिकवाद पे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रभावित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। कथन किसका है? कला के विषय में ये कथन किसका है? ऑप्शन ए अज्ञेय, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी नरेश मेहता। कला के विषय में ये परिभाषा किसकी है, ये आपको बताना है। तो ये परिभाषा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा कला की दी हुई है, जो उन्होंने अपने एक निबंध कला का स्वभाव और उद्देश्य नामक निबंध में उन्होंने कला की ये परिभाषा दी है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रभावित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय का ये कथन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नवगीत विधा की कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? नवगीत विधा की जो कृति है दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए वीरेंद्र मिश्र, बी कुंवर बेचैन, सी शंभुनाथ सिंह, डी रविंद्र भ्रमर। इन चारों कवियों में से दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन हैं, ये बताइए। दर्द जहां नीला है के रचनाकार शंभुनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ आपको बताना है। ऑप्शन ए प्राकृत व्याकरण, बी महाभारत कथा, सी हरिश्चंद्र पुराण, डी हरिवंश पुराण। निम्न में से ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण और हरिवंश पुराण ये सभी संस्कृत ग्रंथ हैं, जबकि प्राकृत व्याकरण ही ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसके रचनाकार हेमचंद जी हैं। ये आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से सूने गलियारे, ये पंक्तियां किस रचना की हैं? ऑप्शन ए संशय की एक रात, बी अंधेरे में, सी हम विष पाई जन्म के, डी अंधा युग। पंक्तियां एक बार फिर देखते हैं। ये शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से सूने गलियारे, ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं, ये आपको बताना है। ये पंक्तियां हैं धर्मवीर भारती के गीति नाट्य अंधा युग की, जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। अंधा युग में 5 अंक हैं, जिसमें कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या, ये 5 अंक इसमें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार कथाकारों का सही क्रम बताइए। नीचे जो कथाकार दिए गए हैं जन्म काल के अनुसार उनका क्रम बताना है। ऑप्शन ए जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, सी भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र, डी अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से आप काल क्रम के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले इनका हमें जन्म वर्ष देखना होगा। तो भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ था 1903 में, अमृतलाल नागर 1916 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी में और जैनेन्द्र जी का जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। तो इसी अनुसार हम देख लेते हैं। सबसे पहले आएंगे भगवती चरण वर्मा जी, फिर जैनेन्द्र, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, फिर अमृतलाल नागर। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, बी मन्नू भंडारी, सी ममता कालिया, डी मैत्रेयी पुष्पा।
नायक खलनायक विदूषक नामक जो कहानी संग्रह है वो किसका है? नायक खलनायक विदूषक नाम का एक नाटक भी है, वो आपको बताना है कि वो नाटक किसका है। नायक खलनायक विदूषक नाम का ही एक नाटक भी है, एक नाट्य कृति भी है, वह किसकी है वो भी आप बताइएगा कमेंट में। जबकि ये कहानी संग्रह जो है ये मन्नू भंडारी जी का कहानी संग्रह है। चलिए बता देते हैं, नायक खलनायक विदूषक नामक जो नाट्य कृति है वो सुरेंद्र वर्मा की नाट्य कृति है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी भारतेंदु, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहने वाले साहित्यकार कौन हैं? यहाँ पर आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध, रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध, भारतेंदु जी के निबंध और द्विवेदी जी के निबंध आपको याद आ जाने चाहिए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, ये भी आपको याद आ जाना चाहिए। तभी आपका रिवीजन माना जाएगा कि एक प्रश्न के साथ आप कई प्रश्नों को अपने माइंड में चलाते रहिए। तो ये कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। अगला प्रश्न है, महिला रचनाकारों की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन का शिकार हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए मृणाल पांडे, बी ममता कालिया, सी प्रभा खेतान, डी अनामिका। इन चारों में से ये किसका कथन है कि महिला रचनाकारों की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन का शिकार हैं? ये कथन जो है महिला रचनाकारों की कृतियों के संबंध में, ये कथन ममता कालिया जी का है। ममता कालिया जी की अन्य जो रचनाएं हैं, सीट नंबर 6, छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिनिधि आदि कई अन्य इनकी कृतियां हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यादों की परछाइयां किस कथेतर विधा के अंतर्गत आता है, अर्थात ये किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए डायरी, बी यात्राव्रत, सी जीवनी, डी आत्मकथा। इनमें से ये किस विधा के अंतर्गत आता है? ये एक यात्राव्रत है, डायरी है, जीवनी है या आत्मकथा है? और यादों की परछाइयां ये जो भी है, जिस भी विधा की है, ये किसकी रचना है ये भी बताइएगा। ये एक आत्मकथा है, यादों की परछाइयां। ये चतुरसेन शास्त्री जी की आत्मकथा है जो कि 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये 2 भागों में आई थी। इसके दूसरे भाग का नाम है मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी जो है वो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीनों से अलग है? ऑप्शन ए मुर्दहिया, बी मणिकर्णिका, सी कितनी धूप में कितनी बार, डी वट वृक्ष की छाया में। चारों रचनाओं में से इसमें एक ऐसी विधा की रचना है जो अन्य तीनों से अलग है। 3 एक ही विधा की हैं, एक अलग विधा की है। जो अलग है वो आपको बताना है। मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वृक्ष की छाया में। इन चारों में से एक आपको बतानी है जो अन्य तीनों से अलग है। वट वृक्ष की छाया में नामक जो कृति है ये तीनों से अलग है। ये जीवनी विधा के अंतर्गत आती है, जबकि मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार ये आत्मकथाएं हैं। मुर्दहिया, मणिकर्णिका आप जानते होंगे ये तुलसी राम जी की आत्मकथाएं हैं, जबकि कितनी धूप में कितनी बार महेश सिंह जी की आत्मकथा है। वट वृक्ष की छाया में के लेखक हैं कुमुद नागर जी। कुमुद नागर जी का जब नाम आता है, कई बार हमने सुना है कुमुद नागर को लोग स्त्री समझते हैं, जबकि कुमुद नागर स्त्री न होके अमृतलाल नागर जी जो साहित्यकार, जो कथाकार थे, उनके पुत्र हैं।
कहीं कहीं पर तो इन्हें अमृतलाल नागर की पत्नी तक बता दिया गया है, जबकि ये अमृतलाल नागर जी के 2 पुत्रों में से एक थे कुमुद नागर, दूसरे थे शरद नागर जी। उनकी 2 पुत्रियां थीं अचला नागर और आरती नागर। आप में से कोई ये मानता हो कि ये स्त्री हैं या अमृतलाल नागर की पत्नी हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अमृतलाल नागर जी के पुत्र थे, जिन्होंने वट वृक्ष की छाया में नामक जीवनी को लिखा है। अचला नागर जी जो हैं एक पटकथा लेखिका हैं और निकाह मूवी आपने सुनी होगी, वो अचला नागर जी द्वारा ही लिखित थी। आइए आगे बढ़ते हैं। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मरुधर मृदुल, बी हरिसुमन बिष्ट, सी सीतेश आलोक, डी बल्लभ डोभाल। निम्न में से खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त किसका है? तो खुली आंखों का सपना नामक जो यात्रा वृत्त है, ये मरुधर मृदुल जी के द्वारा लिखित है और इस पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला था 1985 ईस्वी में। तो ये मरुधर मृदुल का यात्रा वृत्तांत है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे? दैनिक आज नामक जो पत्र है, उसके प्रथम प्रधान संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बाबूराव विष्णु पडारकर, बी श्री प्रकाश, सी श्रीकांत ठाकुर, डी विद्या भास्कर। बाबूराव विष्णु पडारकर को हम दैनिक आज के संपादक के रूप में जानते हैं, जिन्होंने 1920 ईस्वी में इसका संपादन संभाला। 5 सितंबर 1920 ईस्वी से ये पत्र निकलना प्रारंभ हुआ था। तो बाबूराव विष्णु पडारकर इसके संपादक थे और इसके प्रधान संपादक थे श्री प्रकाश जी। तो प्रधान संपादक कौन थे? श्री प्रकाश जी थे और संपादक थे बाबूराव विष्णु पडारकर, जो कि 1955 ईस्वी तक इसके संपादक रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज यही था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।